डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th हिंदी क्षितिज के गद्य खंड के अंतर्गत दूसरा आपका चैप्टर है, अध्याय है लाशा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल साकित्यायन। तो बच्चों, चैप्टर प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जैसे घुमक्कड़ी का शास्त्र, राहुल साकित्यायन ने अपनी एक प्रसिद्ध रचना अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा को लिखकर प्रसिद्ध हो गए और इसी कारण इन्हें घुमक्कड़ी का शास्त्र भी कहा जाता है, ऐसी इनको उपमा दी गई है। दूसरा पॉइंट है अज्ञात स्थलों का भौगोलिक वर्णन। लेखक राहुल साकित्यायन ने अज्ञात स्थलों का, जिनका लोगों को पता भी नहीं था, ऐसे स्थलों का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि एक लेखक अपनी रचना के द्वारा उन विभिन्न स्थलों का दर्शन कराता है उन लोगों को जो उस गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा। तो बच्चों, यह राहुल साकित्यायन की पहली तिब्बत यात्रा थी और पहली बार उन्होंने तिब्बत में अपनी यात्रा यह प्रारंभ की थी। अगला पॉइंट है लेखक ने यह यात्रा 1929-30 में प्रारंभ की थी। लेखक ने, राहुल साकित्यायन ने यह जो यात्रा है इसको 1929-30 के आसपास प्रारंभ किया था। और अंतिम पॉइंट है लेखक से संबंधित, लाशा तिब्बत की राजधानी है। जो लाशा की बात होती है वह तिब्बत की राजधानी है, जहां लेखक नेपाल के रास्ते से एक भिखारी बनकर जाता है, एक भिखारी का रूप बना के जाता है, क्योंकि उस समय तिब्बत में भारतीयों को नहीं जाने दिया जाता था और उनके लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इसलिए राहुल साकित्यायन ने अपना एक भिखारी का भेष बनाया और भिखारी के भेष में ही, रूप में ही उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और 5 वर्षों के बाद वहाँ से लौटते हैं। तो इस प्रकार से आप लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ध्यान रख सकते हैं। और आइए प्रारंभ करते हैं आप सेकेंड चैप्टर लाशा की ओर। तो आइए चैप्टर प्रारंभ करते हैं लाशा की ओर। यात्रा वृत्तांत कहानी है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दूर किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष का अर्थ होता है छोड़ दिया गया। एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते लोग, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। अर्थात लेखक के कहने का आशय यह है कि वहाँ पर पर्दा प्रथा की व्यवस्था कम है, पर्दा प्रथा की परंपरा बहुत ही निम्न है और वहाँ पर सामान्य लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि एकदम निम्न श्रेणी के जो भिखारी होते हैं उन्हीं से लोग पर्दा करते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। देखिए, राहदारी माने क्या होता है? राहदारी माने होता है परमिट, जो पैसा वसूलने आता है उसको देखने। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गाँव में पहुँचे। यहाँ भी सुमत कौन है? एक मंगोली भिखमंगा है जो उनके साथ रहता था। भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह थी उस गांव में, जहां पर लेखक हमारा सुमत के साथ जाता है। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर थी। खासकर शाम के वक्त छंग माने नशीला पदार्थ होता है, पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त अर्थात स्वस्थ रहते हैं। अब हमें सबसे विकट डाँड़ा अर्थात ऊंची जमीन
थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं और लेखक के कहने का आशय है कि वह इस समय जब थोंगला को पार करने की कोशिश कर रहा है तो लगभग 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर वो इस समय है। और तब लेखक कहता है कि समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण आदमी बहुत दूर दूर तक नहीं देखे जा सकते थे। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची अर्थात दया करो 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। और तब लेखक कहता है कि इस प्रकार से हम लोग घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ते गए और मेरा घोड़ा जरा सुस्त था, इसलिए मैं धीरे धीरे पिछड़ता गया और मैं शाम तक 4-5 बजे तक जाकर मैं जहाँ सुमत रुका हुआ था उस गांव में पहुंचा। सुमत मेरे ऊपर क्रोधित भी होता है, किंतु सुमत को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। और फिर सुमत उस गांव के घर में लेकर मुझे जाता है जहां वह ठहरा हुआ था। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। देखिए थुक्पा क्या है? थुक्पा है वहाँ जो चावल और मांस इत्यादि के साथ मिलाकर जो चावल को तलकर बनाया जाता है। अब हम तिगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिर। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली चीरी माने फाड़ी हुई, जो कपड़े को फाड़ फाड़ के बनाते हैं, पतला बनाते हैं, उसके गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे बोधगया, क्योंकि बोधगया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। गंडा माने ताबीज़। यद्यप तिगरी में धूप बहुत अधिक नहीं होती थी, किंतु सामने की तरफ तिगरी में धूप बहुत तेज लगती थी। सामने की तरफ धूप बहुत लगती थी और पीठ की तरफ धूप कम लगती थी। और हम लोग 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं तो ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का हिस्सा बर्फ़ से ठंडा हो रहा था। और वहाँ एक मंदिर था जिसमें लेखक पहुँचता है। कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। देखिए 15-15 शेर करें, एक शेर लगभग 2-2.5 किलो के आसपास होता है। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने की बारे में पूछा। मैंने उसको मना किया और कहा कि तुम अपने यजमानों के पास मत जाओ, बल्कि मैं तुम्हें लाशा में पहुंचकर उसके बजाय तुम्हें पैसा दे दूंगा। और इस प्रकार तिंगरी गांव बहुत दूर नहीं था। हम लोग अपना सामान पीठ पर बांधकर पीठ पर हमने अपना सामान उठाया और भिक्षु के बताए हुए नक्शे से आगे बढ़ता गया और उससे विदाई लेकर आगे बढ़ गया। इस प्रकार से आपका चैप्टर लाशा की ओर समाप्त होता है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।